हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के लिए वर्कशीट डिस्कस करेंगे। वर्कशीट नंबर 34 और ये वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान इतिहास की। इससे पहले भी हम लोगों ने क्लास 10 के इतिहास को डिस्कस किया है। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में हमने पढ़ा है। तो इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं एक बार और आपको याद दिला दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें देखना है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसके बारे में पहले हम लोगों ने कुछ पृष्ठभूमि में पढ़ लिया है पहले के वर्कशीट में। और इसमें अब आज हम लोग जर्मनी और इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बोर्ड में प्रश्न आते ही आते हैं। इससे तो एक दो प्रश्न हो ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र एवं क्रांति से अलगाव होने लगा। ठीक ना, मतलब राष्ट्रवाद की जो धारा है वो बदलने लगी और राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। और अब राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए उन लोगों ने एक तरह से उपनिवेशवाद का सहारा लिया और कट्टर राष्ट्रवाद को उग्र राष्ट्रवाद में बदल दिया। ठीक ना, यद्यपि मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों ने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर इसे राजशाही और फौज की ताकत द्वारा मिलकर दबा दिया गया। जर्मन के कुछ मध्यम वर्गीय लोगों ने 1848 में एक राष्ट्र राज्य मतलब बड़ा जर्मन राज्य बनाने का कोशिश किया था, जर्मनी की एकीकरण करने का कोशिश किया था, लेकिन वहाँ के मोनार्की सिस्टम मतलब कि जो राजशाही सिस्टम है और वहाँ के उसके फौज ने मिलकर के उसको दबा दिया। ये सफल नहीं हो पाया। इसके पश्चात प्रसा जर्मन का एक बहुत बड़ा राज्य था। ठीक ना, वो जर्मनी के अंतर्गत ही आता था। राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया और उसने जर्मनी के एकीकरण का फैसला किया प्रसा ने कि मैं जर्मनी का एकीकरण करूंगा। अब आइए देखते हैं हम लोग जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 ईस्वी के बीच हुआ। ठीक, और इसमें कौन कौन सी घटना घटी यहाँ देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण का जो नेतृत्व हुआ वो प्रसा के नेतृत्व में हुआ था। ठीक ना, प्रसा जर्मनी का एक बड़ा भाग था और उसने जर्मनी के एकीकरण का सोचा। और प्रसा के प्रमुख मंत्री थे ऑटो वन बिस्मार्क। बिस्मार्क के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये जर्मनी का एकीकरण करने में इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक ना, तो ये प्रसा के मंत्री थे, प्रमुख मंत्री थे और इन्होंने राष्ट्र निर्माण में बहुत मुख्य भूमिका अदा की जर्मनी के एकीकरण में। और 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। प्रसा 7 वर्ष के अंतर्गत 3 युद्ध लड़ी जर्मनी से एकीकरण करने के लिए और तीनों युद्ध में प्रसा की जीत हुई। पर्सिया के नाम से भी हम लोग प्रसा को जानते हैं। पर्सिया आपने सुना है ना, तो उसी के नाम से हम लोग प्रसा को जानते हैं। और 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। ठीक ना, मतलब जर्मनी के नए साम्राज्य का राजा केसर विलियम प्रथम को घोषित किया गया। और जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में पर्सिया को महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। जब पर्सिया ने जर्मनी का एकीकरण कर दिया तो पूरे यूरोप वासी उसको महाशक्ति के रूप में देखने लगे कि अरे पर्सिया, और 3 राज्यों को हरा भी दिया था। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को पर्सिया ने हराया भी था। तो इस तरह से वो महाशक्ति बन के उभरा और नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया और सबका एकीकरण कर दिया गया। पूरे जर्मन राज्य के लिए एक मुद्रा, एक बैंकिंग व्यवस्था और एक न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत की गई। इस तरह से 1871 में जर्मनी का एकीकरण हो गया। ठीक, अब देखते हैं इटली का एकीकरण। ये 1859 से 1870 के बीच ये घटना घटित हुआ। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। ठीक, इटली छोटे छोटे 7 राज्यों में बटा हुआ था। और 1830 के दशक में जुत्सेपे मैत्सिनी को मेजिनी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो मेजिनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया 1830 में। और 1830 एवं 1848 के में विद्रोह किया इसके लिए, लेकिन वो असफल हुआ। इसने जो एकीकरण का कार्यक्रम 1830 में किया था वो भी सफल नहीं हो पाया था। ठीक, तो इसके दोनों प्रयास असफल हो गए थे। और फिर 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया पीडमांड ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की। सार्डिनिया पीडमांड इटली के 7 राज्यों में से एक राज्य था। ठीक ना, तो इसने फ्रांस से एक कूटनीतिक संधि की और हाँ, और इसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई बलों को, ऑस्ट्रिया को हरा दिया। और 1861 में इमैनुअल द्वितीय को, जिसको कि हम लोग
हाँ, इटली का राजा घोषित किया गया इमैनुअल द्वितीय को, जो कि यहाँ का नेता था, और उसको इटली का राजा घोषित किया गया। और इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले दो व्यक्ति थे, एक थे कैमिलो द काबूर और दूसरे थे जुत्सेपे गैरिबाल्डी। तो इन दोनों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि काउंट कैमिलो द काबूर कौन था। तो सार्डिनिया पीडमांड का यह प्रमुख मंत्री था। इटली का जो 7 राज्य था उसमें से एक राज्य था सार्डिनिया पीडमांड, तो इसका यह प्रमुख मंत्री था। और इटली के प्रदेशों को एकीकृत करना, मतलब इटली के एकीकरण करने वाले आंदोलन का नेतृत्व उसने किया। हालांकि वह न तो क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था, लेकिन चूंकि वो एक राजनीतिक व्यक्ति था, वो एक मंत्री था, इसलिए उसने इटली के एकीकरण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और फ्रांस के साथ की गई चतुर संधि के पीछे भी काबूर का हाथ था। वो एक पॉलिटिकल आर्मी था, राजनीतिक आर्मी था, मंत्री था, उसके पास बुद्धि थी। तो फ्रांस के साथ जो संधि हुई थी वो चतुर संधि, जिसमें कि इटली को फायदा हुआ था, उसमें काबूर का हाथ था, और जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका। मतलब फ्रांस की संधि के कारण ही ऑस्ट्रिया को हराया जा सका एवं इटली का एकीकरण संभव हो सका था। ठीक, तो अब नेक्स्ट है जुत्सेपे गैरिबाल्डी। इनका भी इटली के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था, महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाया था जुत्सेपे गैरिबाल्डी ने। वह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था, मतलब वह ऐसा नहीं था कि इटली की सेना का हिस्सा था। उसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया। इसने अपना सेना बनाया था, कुछ स्वयंसेवक बनाए थे इटली के एकीकरण के लिए। और इसने जो सेना बनाया था उसको लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था। वो लाल शर्ट पहनते थे, ठीक ना, यहाँ देखिए इनका शर्ट लाल है, तो इसलिए गैरिबाल्डी के सेना को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो 1860 में वे दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए, ठीक ना, ये इटली के दोनों राज्य थे। और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। मतलब स्थानीय लोकल किसानों के साथ मिल करके और स्पेन के शासकों को वहाँ से भगा दिया। और उसने दक्षिणी इटली एवं सिसिली को राजा इमैनुअल द्वितीय को सौंप दी, और इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो सका। तो इटली के एकीकरण में 2 लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक काबूर ने और दूसरा गैरिबाल्डी ने। और जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने भूमिका निभाई थी, इसको हम लोग याद रखेंगे। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देख लीजिए। पहला प्रश्न है यहाँ पर, इटली के एकीकरण पर एक निबंध लिखिए। और दूसरा प्रश्न है, एकीकृत जर्मनी का राजा कौन था। और तीसरा है, जर्मनी के एकीकरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद से अपने जुड़ाव से दूर होता चला गया। ठीक, तो चलिए इसके प्रश्नों को लिखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पहला प्रश्न दिया हुआ है कि इटली के एकीकरण पर एक निबंध लिखिए। ठीक, तो आपने इटली के एकीकरण को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब आप इसको देखिए, कह रहा है कि इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? 7 राज्यों में। और 1830 में मेजिनी ने इटली के एकीकरण का एक प्रयास किया। ठीक, जिसको मैथ्सिनी आपके बुक में लिखा हुआ है, तो मेजिनी के नाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा लोकप्रिय है। तो आप मेजिनी उसको पढ़िए। तो मेजिनी ने उस इटली के एकीकरण का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। और 1830 से 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह भी असफल रहे, जो कि उसके द्वारा किए गए। फिर 1859 ईस्वी में, ठीक ना, ये 1859 है, 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पीडमांड, जो कि इटली का एक राज्य था, ठीक ना, ने कूटनीतिक संधि करके ऑस्ट्रिया को हरा दिया। और 1861 ईस्वी में सार्डिनिया पीडमांड के प्रमुख मंत्री कैमिलो दे काबूर के प्रयत्नों से इटली का एकीकरण हो गया। समझ गए? अब चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है, एकीकृत जर्मनी का राजा कौन था। ठीक ना, यहाँ प्रश्न, दूसरा प्रश्न है कि एकीकृत जर्मनी का जब एकीकरण हो गया तो उसका राजा कौन बना। तो जर्मनी का एकीकरण होने के बाद उसका राजा केसर विलियम प्रथम बना था। नेक्स्ट है, तीसरा प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहली विशेषता थी, जर्मनी की एकीकरण एक जटिल प्रक्रिया थी। ठीक ना, वो संभव नहीं था और बहुत लंबी प्रक्रिया थी। दूसरा है, इसका पहला प्रयास असफल रहा। तीसरा है, जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ। और चौथा है, इसके लिए प्रसा को 7 वर्ष में 3 युद्ध लड़ने पड़े। और नेक्स्ट है कि 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन, कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद
लोकतंत्र मतलब राष्ट्रवाद लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद से अपने जुड़ाव से दूर होता चला गया। तो इसका उत्तर है क्योंकि 1848 के बाद राष्ट्रवाद का स्थान उग्र राष्ट्रवाद ने ले लिया और उपनिवेशवाद और युद्ध को राष्ट्रवाद का एक भाग मान लिया गया तथा राष्ट्र को मजबूत करने के लिए तानाशाही पर अधिक जोर दिया गया। ठीक, तो यह अपने जुड़ाव से दूर होता चला गया। इस तरह से आपके चारों प्रश्न हो गए, ठीक ना, और आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।